एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा यूपीएलटी ग्रेड मेंस आर्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें ही आपका जो सिलेबस कल हमने प्रभाववाद यानी कि इम्प्रेशनिज्म पढ़ा था और आज हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी कि उत्तर प्रभाववाद के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका परिचय हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो प्रभाववाद यानी कि उत्तर प्रभाववाद क्या है। तो प्रभाव उत्तरवाद कोई एक आंदोलन नहीं है। यह शब्द प्रभाववादी कला के विरोध में चलने वाले उस समस्त आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए थे। इनका मुख्य लक्ष्य कला में अधिक रूपात्मकता लाना और विषय वस्तु पर अधिक बल देना था। इस शब्द की परिधि में आने वाले मुख्य कलाकार विंसेंट वैन गॉग, पॉल गॉगिन तथा सेजान थे। सन 1910 से 1911 में इंग्लैंड में इन कलाकारों के प्रदर्शनी के लिए ही इस शब्द का प्रचार किया गया था। इस प्रदर्शनी के आयोजक रोजर फ्राई ने प्रदर्शनी का नाम रखा था मान्य तथा प्रभाव उत्तरवादी कलाकार। मतलब ये जो उत्तर प्रभाववाद यानी कि उत्तर प्रभाववाद है, ये एक तरह से ये कला आंदोलन था जो किसके प्रभाववादी जो कला है ना उसके विरोध में इसको चलाया गया था। और ये एक प्रतिक्रिया की तरह ही ये था। मतलब इनका जो मुख्य लक्ष्य था कि रूपात्मकता लाना कला में और विषय वस्तु पर अधिक बल देना। ठीक है, इस नाम ने इंग्लैंड में बहुत हलचल मचा दी। यद्यपि कुछ समय तक लोग इसे स्वीकार करने में हिचकिचाते रहे, पर अंत में यह बहुत प्रचलित हो गया। प्रभाववाद के अंतिम समय में चित्रकारों ने बाहरी संसार से दृष्टि हटाकर आंतरिक सत्य की खोज आरंभ कर दी थी। इस खोज ने इन नए कलाकारों को भिन्न भिन्न मार्गों पर अग्रसित किया। अभिव्यक्ति की यह नवीन शैलियाँ ही उत्तर प्रभाववाद कहलाई। मतलब जो अभिव्यक्ति की एक नवीन शैली जो प्रभाववाद के विरोध में उत्पन्न हुई थी, यही बस आपकी क्या है, उत्तर प्रभाववाद कहलाती है। इन कलाकारों में केवल यही समानता थी कि ये प्रभाववादी कला से असंतुष्ट थे। सेजान ने जो प्रयोग किए उनसे घनवाद विकसित हुआ। मतलब सेजान ने जो नए प्रयोग कला में किए उसी से घनवाद की शुरुआत हुई है। वैन गॉग से अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली है और पॉल गॉगिन की कला से फौवाद, प्रतीकवाद तथा नव आदिमवाद को बल मिला है। सेजान तथा वैन गॉग दोनों ही आधुनिक कला के संस्थापक कहे जाते हैं। 19वीं सदी के अंत में इन्होंने जो प्रयोग किए वे ही 20वीं सदी की कला का आधार बने। मतलब आधुनिक कला के संस्थापक माना जाता है सेजान और वैन गॉग को। ठीक है, अब स्थायी नियमों की खोज देखते हैं हम क्या है। सेजान ने प्रभाववादी कला की आकस्मिकता और क्षणिकता को अपने कठोर, स्पष्ट तथा सुलझे हुए ढंग से समाप्त किया। इसके हेतु उसने स्थायी नियमों तथा आकारों की खोज की। इन्हें मानव मस्तिष्क देख और समझ सकता है। इस प्रकार उसने नई कला का एक ढांचा खड़ा किया और चित्र संयोजन के नियम निश्चित किए। मतलब एक नियम बना दिए गए। ठीक है, जो कला प्रभाववाद यानी कि अपने विचारों को उत्पन्न करने के लिए जो बिल्कुल स्वतंत्र थी, अब क्या कर दिया गया, एक कुछ नियम निश्चित किए गए चित्र संयोजन के लिए उत्तर प्रभाववाद में। सेजान ने इस कला को प्रकृति के समानांतर चलने वाली संगति कहा है। उसका आशय यह था कि अब कला को प्रकृति की अनुकृति करने की आवश्यकता नहीं है। कलाकृतियों का एक पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व है जो प्रकृति की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार सेजान की बुद्धिवादी कला प्रकृति पर विजय की प्रतीक है और दिखाई देने वाले किंतु परिवर्तनशील रूपों के मिथ्या जाल से कला को मुक्त करती है। मतलब जैसे प्रभाववाद में क्या था, उन्होंने अलग अलग सीन, मतलब सूर्य के प्रकाश के जो प्रभाव पड़ रहा है उसको उन्होंने चित्रित किया था, है ना। लेकिन इसमें ये उससे असंतुष्ट थे। इन्होंने अपनी खुद की नई नीति, नया नियम बनाए हैं आर्ट के लिए। प्रभाववाद के निरंतर प्रयोगों से ऊपर उठकर चित्रकार गॉगिन, वैन गॉग तथा सेजान नव प्रभाववाद से भी एक पग आगे उत्तर प्रभाववाद जा पहुंचे। उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने बाह्य दृश्य जगत से प्रेरित क्षणिक प्रभावों से भी ऊपर उठकर इसके आंतरिक सत्य व शांति को चित्रित किया। गॉगिन ने दक्षिणी समुद्री किनारे रहकर वहाँ के लोगों का चित्रांकन किया। वैन गॉग ने दक्षिणी फ्रांस की आवाज़ से प्रेरित होकर अपने उल्लास तथा वेदना को कंपायमान कैनवासेस की श्रेणी में चित्रित किया। सेजान ने रंगों के द्वारा ही वस्तुओं के ठोसपन, त्रिमापी प्रभाव को उभारा। अब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्तर प्रभाववाद में कला के रूप और विषय वस्तु पर बल दिया गया। कला में
किया गया यह नया प्रयोग आधुनिक कला का आधार बना। आधुनिक चित्रकला में चित्रकार क्या ग्रहण करता है और क्या व्यक्त करता है महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कला के देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। इन सभी के फलस्वरूप प्रत्येक क्षण नए रूप में नए प्रभाव के साथ प्रत्येक कलाकार के दृष्टिकोण एवं कला ज्ञान से कला का रूप परिवर्तित होता चला गया। अब हम पढ़ते हैं पॉल सेजान के बारे में। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1839 से लेके 1906 तक का रहा है। सेजान ने जो जीवन आविष्कार किया उनका 20वीं सदी की कला पर बहुत अधिक प्रभाव है। निरंतर नए नए प्रयोग करते रहने के कारण उसका नाम 19वीं सदी के माने तथा रेनेओ जैसे प्रथम श्रेणी के कलाकारों के साथ लिया जाता है। रूप के संबंध में उसके प्रयोग हमारी परंपरागत मान्यताओं से आधुनिक कला को पृथक करते हैं, इसलिए वे माने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार यूरोप में जियोतो को आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाला माना जाता है, उसी प्रकार आधुनिक कला का प्रणेता किसे बोला जाता है? सेजान को बोला जाता है। ठीक है, उसने आधुनिक कला की नींव रखी और घनवाद का प्रणय मतलब घनवाद का जो स्टार्टिंग किया वो भी किसने किया है? पॉल सेजान ने ही किया है। जीवन परिचय देखते हैं। पॉल सेजान का जन्म 19 जनवरी 1839 ईस्वी में आइक्स-एन प्रांत में एक साहूकार परिवार में हुआ था। उसकी शिक्षा बॉर्बो कॉलेज में यानी कि बॉर्बन कॉलेज में हुई, जहां एमिला जोला से उसकी मित्रता हुई। वह उसके साथ देहातों में घूमता रहता था। उसे चित्रकला में रुचि थी और उसने चित्रकला प्रतियोगिता में एक संग्रहालय से द्वितीय पुरस्कार भी जीता था। 1860 में उसने कानून का अध्ययन आरंभ किया, परंतु अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। 1861 में वह उसे छोड़कर कला विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और पिसारो से मिला। किससे उन्होंने शिक्षा ली है? पिसारो से ली है। कला विद्यालय में वह हाई स्कूल भी उत्तीर्ण न कर सका। पिसारो के साथ उसने अपने पूरा समय चित्र बनाने में लगा दिया। वह लूव्र में प्राय चित्रों की अनुकृति करता रहता था। उसमें रंगों के प्रति एक स्वाभाविक संवेदनशीलता थी। अपनी आंतरिक शक्ति के कारण ही वह कला में आश्चर्यजनक प्रयोग कर सका। पिसारो का मित्र होने के कारण वह अन्य चित्रकारों से परिचित हुआ, किंतु वह उनसे घुल मिल ना सका, क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं कि वो कैसे रहते, बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। सेजान की आरंभिक कृतियों में भी पर्याप्त परिष्कार दिखाई देता है। उसकी कला पर क्रमशः दामिए, देलाक्रो, कूर्बे तथा माने का प्रभाव पड़ा है। 1860 के पश्चात उसकी कला में अनेक परिवर्तन आए। आरंभ में वह श्रृंगारपूर्ण तथा गीति नाट्यों आदि के चित्र बनाता था। इनका एक उदाहरण 1867 का शीलभंग का चित्र प्रसिद्ध है। इससे पूर्व उसने अपने पिता तथा चाचा के सन्यासी वेश में व्यक्ति चित्र अंकित किए थे, जो बड़े व्यंजनापूर्ण हैं। इनकी रंग योजनाएं भी मौलिक है। रेनेवो के प्रोत्साहन से अपने सर्वप्रथम 1874 की प्रभाववादी प्रदर्शनी में अपने चित्र प्रदर्शित किए। उसने एडवर्ड मोनेट की ओलंपिया मतलब एडवर्ड मोनेट की जो प्रभाववादी कलाकार एडवर्ड मोनेट है उनकी ओलंपिया, क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं वो मोनेट से भी प्रभावित रहे थे, के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक ओलंपिया यानी कि मॉडर्न ओलंपिया का चित्र भी बनाया। मतलब उससे वो एडवर्ड मोनेट की जो ओलंपिया है उससे क्या हुआ, इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जो मॉडर्न ओलंपिया है वो चित्र बनाया, जो उसकी अत्यधिक श्रृंगारपूर्ण कल्पना का प्रतीक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो मॉडर्न ओलंपिया, ये है बेटा वो चित्र। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिया जो है, ठीक है, सॉरी नहीं, ये तो एडवर्ड मोनेट का है। ठीक है, मॉडर्न ये सॉरी ओलंपिया, और ये है पॉल सेजान का। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिया। ठीक है, इसके बाद 1870 से उसने रंगों के सिद्धांतों को समझना आरंभ किया और 1877 की प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी में उसके 16 चित्रों की प्रशंसा भी हुई। प्रभाववादियों के बीच रहते हुए भी उसने उनके नियमों से मुख मोड़ लिया। मतलब रहते प्रभाववादियों में ही थे, लेकिन उनके जो नियम है ना उन सबको छोड़ दिया उन्होंने। 1877 ईस्वी के उपरांत उसने उनके साथ चित्र प्रदर्शन बंद कर दिया था। 1880 के आसपास सेजान की रुचि स्थिर जीवन के चित्रण में बहुत अधिक बढ़ गई। 1895 में जब उसके चित्रों की प्रदर्शनी हुई तो उसके साथी कलाकारों को एक नवीन दृष्टि मिली। इस प्रदर्शनी के आयोजन का भी एक कारण बन गया था
लक्समबर्ग संग्रहालय के अधिकारियों ने प्रभाववादियों के चित्र तो खरीद लिए थे, किंतु सेजान के चित्र अस्वीकार कर दिए थे। इस अपमान का बदला लेने की दृष्टि से ही उसने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। समस्त प्रभाववादी कलाकार इससे हतप्रभ हो गए। इनसे भी अधिक प्रभाव नवीन कलाकारों पर हुआ। 1900 के पश्चात लोग उसकी प्रतिभा को पहचानने लगे। 20वीं सदी के आरंभ में कुछ चित्र विक्रेताओं ने उसके कार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गांव में जाकर उसके चित्र खरीदने शुरू कर दिए। इससे सेजान को कुछ प्रसन्नता हुई कि आखिर दुनिया ने उसकी प्रतिभा को पहचानना आरंभ कर दिया था। अपने अंतिम दिनों में वह अपने पुराने विषयों को पुनः चित्रित करने लगा, जिसमें प्राकृतिक परिवेश के अन्नावृत्ताओं को स्नानार्थियों के रूप में अंकित किया गया है। 1906 ईस्वी में ज्वर से पीड़ित मतलब बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व सेजान ने कहा था, मैं एक नई कला का प्रथम प्रणेता हूँ। ये उसकी उक्ति है, तो ये भी आपको लिखना है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो इस तरह के जो कलाकार होते हैं, जो उन्होंने कहा है, जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनके विचार होते हैं ना, अगर वो आप अपने आंसर में लिखते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट आपका आंसर राइटिंग पे पड़ता है। तो ये सब भी आपको लिखना है, ठीक है। सेजान के प्रयोग 1884 से 1890 के मध्य प्रभाववाद की वायवीय भावना यानी कि एवरप्रेजेंट स्पिरिट का विरोध होने लगा था, जिसके कारण वस्तुओं के घनत्व तथा स्थिरता का प्रभाव चित्रों से पूर्णतः निकल गया था। इस विरोध में वस्तुओं के विभिन्न स्पष्ट धरातल एवं बौद्धिक व्यवस्था की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। सेजान ने 1872 तक स्वच्छंदतावादी प्रयोग किए थे। उनके पश्चात वह प्रभाववादी शैली में चित्रण करता रहा। फिर 1880 में उसने उसे भी छोड़ दिया। उस समय उसमें रूप को शास्त्रीय आधार देने के साथ साथ केवल रंग के द्वारा ही घनत्व एवं विस्तार व्यक्त करने की इच्छा जागृत हुई। उसने शुद्ध रंगों का प्रयोग किया और 16वीं सदी की वेनिस की कला से भी प्रभावित हुआ, जिसमें वस्तुओं तथा पृष्ठभूमि के रंगों का परस्पर प्रभाव दिखाया जाता था और किसी भी वस्तु का कोई एक निश्चित रंग नहीं माना जाता था। उसने स्थिर जीवन के चित्रण से प्रयोग आरंभ किए और क्रमशः दृश्य चित्रण तथा विशाल आकृति संयोजन में इन्हें सफलतापूर्वक निभाया। अब आता है सेजान की आधुनिक कला को देन। सेजान का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्य जो रहा वस्तुओं का घनत्व प्रस्तुत करने वाले रंगों यानी कि प्लास्टिक कलर्स की खोज। चित्रों के रिक्त धरातल में वस्तुओं को अपने घनत्व के साथ स्थापित करने का प्रयत्न स्यूरा से अधिक सेजान ने किया है। उसने प्रभाववादी अथवा नव प्रभाववादी शैली के समान रंगों को बिंदुओं के रूप में नहीं लगाया। वातावरण के अनुसार परिप्रेक्ष्य में दूर की वस्तुओं को धुंधली और सभी वस्तुओं पर वातावरण का प्रभाव दिखाना भी उसने छोड़ दिया। तुलिका के द्वारा लगाया गया रंग का प्रयोग स्पर्श वस्तु के निश्चित धरातल को व्यक्त करने लगा। यहाँ तक कि आकाश और पदार्थ के बीच की दूरी भी अलग अलग तुलिका स्पर्शों द्वारा व्यक्त किया जाने लगा। चित्र के धरातल पर अनेक प्रकार की आकृतियों की निकटता और दूरी को प्रस्तुत करने में जो कठिनाई होती है, इसके प्रति वह सजग था। उसने आकृतियों को वह सघनता प्रदान की जिससे कि वह ठोस प्रतीत हो, फिर भी चित्र का सम धरातल खंडित ना हो। ठीक है, मतलब एक तरह से जो बैलेंस आप बोल सकते हैं, मतलब एक घनत्व देना है ना, फॉर्म देना एक तरह से चित्रों को, वो एक डेंसिटी उसमें बनाना, तो वो सब चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया था सेजान ने। संयोजन, अब संयोजन किस तरह से बनाया उन्होंने, किस तरह से कंपोज किया है। चित्र के धरातल को दो आयामों की सीमाओं और बाहरी प्रकृति के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए सेजान को एक महान जादूगर बनना पड़ा। प्रभावपूर्ण सीमा रेखाओं तथा रंगीन धरातलों में समन्वय करने की उसने बार बार चेष्टा की। सेजान ने परिप्रेक्ष्य को भी उल्टा कर दिया और वस्तुओं का मिलन बिंदु चित्र की अग्रभूमि में स्थिर किया। इस स्थान पर उसने सबसे चमकदार रंग लगाए। दृश्य चित्रों में उसने कभी कभी एक ही वस्तु को अनेक दृष्टि बिंदुओं से अंकित किया। इस प्रकार उसने अपनी निश्चित धारणाओं के अनुसार चित्रण किया, फिर भी प्रकृति के इंद्रिय बोध की सच्चाई को इन धारणाओं में सम्मिलित कर लिया। अब देखते रंग। सेजान का लक्ष्य आधुनिक कला को भी रैफेल तथा माइकल एंजेलो की कृतियों के समान महत्वपूर्ण बनाना था। इसके हेतु उसने विभिन्न प्रकार की रंगतों के द्वारा वस्तुओं के विभिन्न तल प्रस्तुत किए। स्थानीय रंग के साथ वह अन्य रंगों का प्रयोग इस दृष्टि से करता है कि स्थानीय रंग का सौंदर्य समाप्त न होने पाए। इससे उसने मॉड्यूलेटिंग प्रोसेस कहा। अपनी
अंतिम चित्रों में उसे सफलता मिली। इस दृष्टि से उसके उल्लेखनीय चित्र ये रहे हैं: ताश के खिलाड़ी, प्राकृतिक दृश्यों में स्नानवती स्त्रियां, अनेक स्थिर जीवन के चित्र और सेंट विक्टोरिया पर्वत के दृश्य, ये उसके फेमस चित्र रहे हैं। निष्कर्ष: पॉल सेजान द्वारा आधुनिक चित्रकला को दिया गया योगदान अद्वितीय है। उसने कला में नए प्रयोग किए जिसके फलस्वरूप कला को एक नया आयाम मिला। अब देखते हैं प्रसिद्ध चित्र को, द लार्ज पाथर्स, ये कार्ड प्लेयर, ये इंग्लिश में ही है बेटा ये, ठीक है। तो ये इनके फेमस चित्र है, मैं दिखा देती हूँ। द कार्ड प्लेयर उनका, ये उनका पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका फिनिश हो चुका है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। इसके बाद आगे जो आपका है पॉप आर्ट वगैरह वो सब मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अच्छे से स्टडी करते रहिए और प्लीज़ अपने नोट्स खुद से आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आप किस तरह से आंसर, मतलब आप जितना मतलब आपका स्पीड होगा तभी, क्योंकि इसमें तो आपको जैसे AMRS में क्या था, उसमें तो वर्ड्स भी मेंशन नहीं था कि कितने वर्ड्स में, कुछ मेंशन नहीं था। और आपको पता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में गए तो किस तरह का हमें क्वेश्चन पेपर मिला, कैसे हुआ। लेकिन आपका UP LT ग्रेड में पहले से मेंशन है कि आपको कितने वर्ड्स में आंसर देना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ मेंशन है। तो उस हिसाब से, और आपको पता है आपको बहुत लिखना है, तो प्लीज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, डेली लिखिए, ओके। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।